गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। वैसे अपने चल रहे थे जो टॉपिक चल रहे थे वो सेल ऑर्गन के बारे में चल रहे थे। सेल ऑर्गन के बारे में जैसे अपने कल पढ़ा था कि लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, इनके बारे में पढ़ा। लेकिन आज अपना टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडी। कौन सा? गोल्जी बॉडी। ये काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन है गोल्जी बॉडी। इसका जो मुख्य जो काम होता है वो स्त्रावण का होता है, सेक्रेशन का होता है। आज अपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? जो गोल्जी बॉडी की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो गोल्जी बॉडी का खोज का श्रेय कैमिलो गोल्जी को दिया जाता है। बच्चों, किसको दिया जाता है? कैमिलो गोल्जी को। कैमिलो गोल्जी। उन्होंने उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है, इसमें उल्लू की तंत्रिका कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में तो गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका की प्रोटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा था और उसी के नाम पर कैमिलो गोल्जी के ही नाम पर इस सेल ऑर्गन का नाम क्या दिया? गोल्जी बॉडी रखा गया था बच्चों। अब इसके एक ही नाम नहीं है गोल्जी बॉडी, इसके कई नाम हैं। इसको पहले गोल्जी बॉडी बोला जाता था, फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन सा बच्चों? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसको बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। तीसरा है, इसको इडियोसोम भी बोला जाता है और इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। तो गोल्जी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है बच्चों। किस किस नाम से? गोल्जी बॉडी से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, बेकर बॉडी से, इडियोसोम से और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन पादप कोशिका, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाता है। इसे डिक्टियोसोम। किसमें? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यह तो हुई इस गोल्जी बॉडी के बारे में। अब जो सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे बेकर, बेकर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि ये स्त्रावण का काम करती है। ये जो कोशिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पदार्थों का आवागमन होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इसकी स्त्रावी प्रकृति के बारे में, स्त्रावी प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बेकर ने बताया था। ठीक बच्चों, अब आते हैं वितरण के ऊपर। वितरण में ये क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी सेल में कहाँ पर पाया जाता है? तो गोल्जी जो बॉडी होती है वो सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। सभी प्रकार की यूकेरियोटिक सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है? ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है, चाहे वो पादप सेल हो, चाहे वो किसी जंतु की सेल हो। तो सभी प्रकार की सेल के अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंस होता है। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जिसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। तो कौन कौन सी वो सेल है जिसके अंदर ये नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल होती है
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये अब्सेंट होता है। दूसरा, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट होता है। तीसरा, चालनी नलिका, चालनी नलिका। चौथा, ये कवक, ब्रायोफाइटा, व टेरिडोफाइटा के गैमीट। ये प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी, चालनी नलिका, कवक, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के गैमीट्स होते हैं, बीजाणु होते हैं। उसके अंदर ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या होती है, अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। तो सभी प्रकार की जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी, चालनी नलिका, कवक, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो गैमीट्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उसके अंदर ये गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक बच्चों, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए, अब ये सेल के अंदर किस प्रकार से होते हैं। सेल के अंदर दो पोजीशन में पाए जाते हैं। ये कोशिका के अंदर होते हैं, ये दो पोजीशन पर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो गोल्जी बॉडी होता है वो स्थिर होता है, और एक होता है वो विसरित होता है। कौन सी होता है बच्चों, एक तो स्थिर होगा, एक विसरित होगा। जो स्थिर होता है वो प्रोटोप्लाज्म अगर में, मोबाइल से पढ़ना चाहो तो मोबाइल से पढ़ लेना। ये प्रोटोप्लाज्म में निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। स्थिर होता है वो प्रोटोप्लाज्म में निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं बच्चों। लेकिन विसरित होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में विसरित रूप में पाए जाते हैं। विसरित रूप में पाए जाते हैं। इनका कोई निशान, इसका कोई स्थान होता है, वो कोई परमानेंट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, ये विसरित रूप में होते हैं। अब नेक्स्ट होता है इसकी आकृति तथा आकार किस प्रकार का होता है। तो इसका आकार क्या होगा बच्चों, या तो गोलाकार होगा, या वर्ताकार होता है, या प्लेटनुमा होता है। इसका आकार अलग अलग होता है। वैसे एक कॉमन सी भाषा में आपको समझाऊं, यदि एक आप गुब्बारा फुलाओ, लगातार गुब्बारा एक फूलना रहेगा, और उसके बाद में उस गुब्बारे की हवा आप बाहर निकाल दो, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा। उस जो संरचना होती है उसके समान ही इसके अंदर क्या होती है, इसकी संरचना पाई जाती है। तो ये थैलेनुमा होता है, थैलेनुमा हो गया, प्लेटनुमा होता है, या गोलाकार होता है। इसकी संरचना क्या होती है, चपटी होती है, वर्ताकार भी होता है। और इसका आकार कितना होता है, 1 से 3 माइक्रोन से लेके 0.5 माइक्रोन का इसका व्यास होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की प्रासंरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की प्रासंरचना के बारे में अपने अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सिस्टर्नी, दूसरी होती है ट्यूबुल्स, और तीसरी होते हैं वेसिकल। सिस्टर्नी होती है, सबसे पहले होगा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी होती है, ये इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, थैलेनुमा होती है।
थैलेनुमा। चपटी या प्लेटनुमा। इसकी आकृति किस प्रकार की होगी? थैलीनुमा, चपटी, प्लेटनुमा। और ये इस प्रकार की होती है कि इसकी संरचना जिस प्रकार अपने प्लेट को एक के ऊपर एक प्लेट को रख देते हैं तो एक प्लेट का स्तंभ बन जाता है, तो उस प्रकार की इसकी संरचना होती है प्लेट। तो इसके अंदर प्लेटों की संख्या कितनी पाई जाती है? प्लेटों की संख्या इसमें 3 से 7। एक के ऊपर एक रखी हुई प्लेटनुमा। जब एक के ऊपर एक प्लेट को रख देते हैं तो किस प्रकार की संरचना हो जाती है? उस प्रकार की इसकी सिस्टर्नी की संरचना होती है। अब ये जो सिस्टर्नी होती है ये भी डबल लेयर की होती है, द्विझिल्ली युक्त होती है। क्या होती है? झिल्ली युक्त होती है। और इसके अंदर क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। इसमें पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। तो सिस्टर्नी के बारे में अभी पढ़ा आपने कि ये थैलेनुमा संरचना होती है, चपटी होती है या प्लेट नुमा संरचना होती है। प्लेट की नुमा संरचना इसके ऊपर एक रखी हुई प्लेट के समान होती है। यह द्विझिल्ली युक्त होती है और इसके अंदर क्या होता है? पदार्थ भरा रहता है। ठीक बच्चों, इसके अंदर भी क्या होती है? ये दो प्रकार इसके अंदर संरचना को यदि इसका अध्ययन करें तो इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। इस प्रकार की संरचना। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो ये क्या होता है? ये सिस्टर्नी है। इसकी क्या होगी? ये सिस्टर्नी होगी। ये होगी सिस्टर्नी। ये एक के ऊपर एक रखी हुई प्लेट के समान होती है। अब इस सिस्टर्नी में क्या होगा? एक पदार्थ भरा रहता है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। इसका जो इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं बच्चों। कौन से पार्ट पाए जाते हैं? दो पार्ट पाए जाते हैं। इसका जो इस प्रकार का जो पार्ट है ना, जो ऊपर का पार्ट है, ये लेयर इस प्रकार की जो दबी हुई लेयर है, वो कौन सी लेयर होती है? अवतल लेयर होती है। कौन सी होती है बच्चों? अवतल लेयर। अवतल लेयर, ये अवतल लेयर होती है। ये किससे जुड़ी रहती है? इसके एक जो फेज होता है इसमें होता है ट्रांसफेज। ट्रांसफेज इसका होता है ट्रांसफेज। और जो ये तो होगी प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होती है। और इसका जो अंदर का होता है उसे जो उत्तल सतह, जो इसकी नीचे की सतह होगी वो क्या होगी? उत्तल सतह होगी। ऊपर की अवतल। अवतल तो इसका पार्ट होगा वो ट्रांसफेज से जुड़ा रहता है।
और उत्तल सतह है वो किससे जुड़ा रहता है? इसका सिस फेज। इसमें दो फेज होते हैं, एक तो ट्रांस फेज होता है, एक सिस फेज होता है। सिस फेज तो वो होता है जिसके अंदर किसी पदार्थ को जो नए जो पदार्थ बन के आते हैं वो किस में आएंगे? सिस फेज में आएंगे। और सिस फेज के द्वारा ये इसके अंदर पैकेजिंग होगी, इसके अंदर गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी से ये क्या होते हैं? ट्रांस फेज के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इसके अंदर दो प्रकार की फेज होगी, एक तो सिस फेज और एक होगी ट्रांस फेज। तो सिस फेज के द्वारा तो पदार्थ बनेंगे और इस गोल्जी बॉडी के अंदर आएंगे, गोल्जी बॉडी के द्वारा ट्रांस फेज से ये निकाल दिए जाते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार की सतह पाई जाती है, एक तो अवतल सतह पाई जाती है और एक उत्तल सतह पाई जाती है। तो उत्तल सतह होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांस फेज कहलाती है। और जो उत्तल फेज होती है वो सिस फेज से जुड़ी रहती है। सिस फेज किसकी साइड में होता है? ये सिस फेज केंद्र की तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। जो केंद्र के अंदर जो पदार्थ बनते हैं, जो केंद्र की तरफ पदार्थ बनेंगे, जो पदार्थ होंगे वो सिस फेज से और ट्रांस फेज की ओर जाएंगे। और वो ट्रांस फेज किससे जुड़ी रहती है? प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ये बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं बच्चों। तो आज आपने ये गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। गोल्जी बॉडी को क्या क्या बोला जाता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बेकर बॉडी, आइडियोसोम, लिपोप्रोटीन, लिपोकॉन्ड्रिया और जो डिक्टियोसोम। जो पादप के अंदर जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसे बच्चों डिक्टियोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट, जो इसकी खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, सेल ऑर्गन का। नेक्स्ट, इसके अंदर जो पार्ट होते हैं, जो गोल्जी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। तो आज अपने पढ़ा सिस्टर्नी के बारे में, कल ट्यूबुल्स और वेसिकल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप भी पढ़ के आना, ठीक बच्चों? ओके।